अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज 1 जून सोमवार का दिन है। इंतहाई अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन का ये सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर एक मैदान लगा हुआ है, एक बड़ा मैदान, जहां पर पीपल्स पार्टी और नून लीग को खुली इजाजत है। इनके रहनुमा वहां पर मौजूद हैं, जलसे हो रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पकड़ने के लिए बाकायदा तौर पर छापे मारे जा रहे हैं। यह इलेक्शन होने के लिए जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन पहले अलीमा खान ने, इमरान खान की बहन ने, एक अहम तरीन स्टेटमेंट दी है उस खबर के हवाले से जो खबर आई थी कि मुमकिन तौर पर अडयाला जेल में इमरान खान की किसी अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है या किसी साबिका आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है। अलीमा खान ने आज इसको बाकायदा तौर पर डिनाय किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की किसी साबिका आर्मी चीफ के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। ऐसी झूठी खबरें चलवाकर इमरान खान की सेहत से तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है। बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक की है कि इमरान खान से साबिका आर्मी चीफ की मुलाकात नहीं हुई। ये इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बात की। और मैंने आपसे उसी दिन अर्ज की थी कि अगर अडयाला जेल के अंदर कोई इस तरह की बातचीत हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जाकर अप्रोच किया, इन दोनों के दरमियान अगर बातचीत का आगाज हुआ, तो इस बातचीत की रिफ्लेक्शन आपको अडयाला जेल के बाहर भी नजर आएगी। जो बाहर सियासी माहौल है उसके अंदर भी नजर आएगी। लेकिन वहां पर तो अभी भी तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं दी जा रही। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर निशान तक छीन लिया गया है। वहां पर कंपेन नहीं करने दी जा रही। पहले जुनैद अकबर को रोका गया, फिर असद कैसर को रोका गया, आज शाहद खटक पहुंचे हैं तो उनको पकड़ने के लिए बाकायदा तौर पर छापे मारे जा रहे। और जहां तक बात रही कि जी आखिर वो वक्त कब आएगा जब इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत होगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही है। तो इस पर बहुत से लोग ये बात करते हैं कि भाई मामलात 9 मई के ऊपर आकर फंसे हुए। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान 9 मई की जिम्मेदारी कबूल करे और इमरान खान माफी मांगे, जबकि इमरान खान ये कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैं तो आपकी हिरासत में था, मैं तो पुलिस की हिरासत में था। और इमरान खान कहते हैं कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। वो जुडिशियल कमीशन जो फाइंडिंग्स देगा, जिसको भी जिम्मेदार करार देगा, उसको फिर माफी मांगनी चाहिए। यह इमरान खान की तरफ से एक खुली ऑफर। अब जरा आगे आ जाए नाज़रीन इकराम। अली अमीन गंडापुर और सुहेल खान अफरीदी के दरमियान यह कहा जा रहा है कि एक सर्द जंग अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। सुहेल खान अफरीदी की जानब से बाकायदा तौर पर एक मैसेज किया गया व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और उसका जवाब जो है वो फिर अली अमीन गंडापुर की जानब से आया और कहा जा रहा है जी काफी ज्यादा सख्त बातें हुई। अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक इजलास भी बुलाया गया। जो मैसेज किया सुहेल खान अफरीदी ने वो क्या था, वो जरा सुन लें। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर जो जर्नैल है, पार्टी के अंदर जो जर्नैल हैं, उन्होंने पार्टी के बाहर वाले जर्नैलों से ये बातचीत की है, ये वादा किया है कि सुहेल खान अफरीदी को उनकी सीट से हटाया जाएगा। यानी कि इस हुकूमत में सुहेल खान अफरीदी वजीर आला नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी साजिश की जा रही है कि मुझे हटाया जाए। तो आगे से वहां पर सारे के सारे एमपीएस मौजूद थे, आगे से जवाब दिया अली अमीन गंडापुर ने। उन्होंने कहा जी उसका उसकी उसके ये सब क्या है, नाम क्यों नहीं लेते। यानी कि सुहेल खान अफरीदी को बाकायदा तौर पर ताना मारा गया उन्हीं के अल्फाज के साथ। सुहेल खान अफरीदी ने डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा था ना कि इसका उसका उसकी ये सब क्या है, तुम नाम क्यों नहीं लेते, इमरान अहमद खान न्याजी। तो वही बात की है अली अमीन गंडापुर ने। बहरहाल उसके बाद फिर एक इजलास बुलाया गया, पार्लियामानी इजलास, और उसमें इतलात हैं तकरीबन 65 लोगों ने शिरकत की और 20 के करीब जो लोग हैं, 20 या 10 के करीब जो लोग हैं वो बैरून मुल्क थे और तकरीबन 15 से 20 ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिरकत नहीं की। और मुमकिन तौर पर यह बातें आ रही हैं कि हो सकता है कि यही वो 15 से 20 लोग हों जो अली अमीन गंडापुर के ग्रुप के अंदर हैं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते हैं। बहरहाल इस हवाले से शहजाद इकबाल ने अपने शो में शफीउल्लाह जान से पूछा कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल है, क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, क्या केपी असेंबली के अंदर, असेंबली इसी सेटअप के अंदर रहते हुए हुकूमत तब्दील हो सकती है। तो इस पर शफीउल्लाह जान ने कहा कि हमारे अरकान सूबाई असेंबली में से अगर किसी ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया तो खैबर पख्तूनख्वा की जमीन उनके ऊपर तंग कर दी जाएगी। उन्होंने कहा जी 27 लोगों का नाम लिया जा रहा है कि 27 का नंबर है। उन्होंने कहा कि आप किसी का नाम बताएं,
10 मिनट के अंदर अंदर लोग तरदीद जारी करेंगे। और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहना है तो वहां पर जो सियासत है वो इमरान खान की छतरी के नीचे है, इमरान खान के साए तले है, क्योंकि वोट इमरान खान का है, किसी का भी जाती वोट नहीं। नाज़रीन करम, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में यह मामला किस तरफ जाता है। बहरहाल जो कल का दिन है, मंगल का दिन, वो इंतहाई अहम है। सुहेल खान अफरीदी ने यह ऐलान कर रखा है कि वो अपनी पूरी कबीना के साथ दोबारा अडयाला जेल आएंगे। बहरहाल अली अमीन गंडापुर उनके साथ नहीं आते अडयाला जेल, देखते हैं कल आते हैं या नहीं आते, और कल भी ये मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती है। पिछली मरतबा तो 26 दिसंबर के ऊपर रोक लिया गया था और तकरीबन 7-8 घंटे का धरना जारी रहा था और उसके बाद उस धरने को खत्म कर दिया गया था। देखते हैं कि कल सुहेल खान अफरीदी और इमरान खान की बहनें इस हवाले से कैसे आती हैं, उनको आने दिया जाता है, नहीं आने दिया जाता, मुलाकात होती है या मुलाकात नहीं होती। आगे आ जाए जी, कैदी नंबर 805। जी हां, नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल से एक इंतहाई अहम पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा जी, बजट ऑपोजिशन की शिरकत या अदम शिरकत के बावजूद मंजूर हो जाएगा, ऑपोजिशन जाए या ना जाए बजट मंजूर हो जाएगा। सियासी तकसीम के माहौल में IMF की शराइत से निजात मुश्किल दिखाई देती है। पाकिस्तान को मुआशी और सियासी बहरान से निकालने के लिए कौमी इत्तफाक के राय नागजीर है। सियासी हमायत के बगैर कोई मुआशी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता, कि जब तक सियासी हमायत ना हो, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर ना हो, उस वक्त तक कोई भी मुआशी मंसूबा अगर आप मुल्क के अंदर लगाएंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। नाज़रीन करम, आगे आ जाए। शौकत नवाज मीर की जानिब से वाज़ह तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी, 9 जून को हमने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, उस हवाले से हमने एक अहम तरीन और हंगामी इजलास तलब कर लिया है। उसके अंदर हम ये फैसला करेंगे कि हमने किस तरीके से बाहर निकल कर पुरअमन एहतजाज करना है, कैसे हमने अपने मुतालबात रखने हैं। उन्होंने कहा जैसे ही हम बाहर निकलेंगे इंटरनेट को, हर चीज को बंद कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जमीन पर अल्लाह के बाद हमारा जो सहारा है वो ओवरसीज कश्मीरी है। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया तो फिर आप लोगों ने भी किसी किस्म का कोई पर्दा, कोई रख रखाव, कोई लिहाज नहीं रखना। हामिद मीर ने इसके ऊपर एक बड़ी अहम ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि अफसोस के एक मसला मुज़ाकरात के जरिए तय हो चुका था। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुहाजिरीन के नाम पर 12 नशिस्तों के खात्मे की यकीन दहानी करवाई जा चुकी थी, लेकिन हुकूमत ने यू टर्न लेकर एक नए लॉन्ग मार्च का जवाब पैदा कर दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि आज़ाद कश्मीर की जो आप कह लें कि वहाँ का जो जोग्राफिया ना, वहाँ के जो सड़कें हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पर हुकूमत लोगों को रोकने में कामयाब नहीं हो सकती, बड़ा मुश्किल है। पहाड़ियाँ हैं, सड़कों से लोग गुजरते हैं। पिछली दफ़ा भी हमने देखा इस्लामाबाद से बाकायदा तौर पर पुलिस बुलाई गई थी, तो फिर जो कुछ हुआ था वो सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आ गया था। तो बेहतर यही है कि जो वादा किया हुआ है उस वादे को पूरा किया जाए, जो एग्रीमेंट किया हुआ उस एग्रीमेंट को पूरा किया जाए, ताकि लोग भी सुकून से अपने घरों में रहें और हुकूमत भी अपना काम करती रहे। जो आपने एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट को आपको हर सूरत पूरा करना चाहिए। अब जरा आगे आ जाए जी, गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पर पहुंचे। आज उन्होंने एक जलसा आम से खिताब किया है। शाहद खटक साहब भी पहुंचे, उन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड किया, वीडियो मैसेज किया जी हम पहुंचेंगे वहां पे तकरीबन 4 बजे के करीब। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पाकिस्तान में तकरीबन 6:30 का टाइम हो चुका है। और इस वक्त तक इतलात ये आ रही है कि जगलोट में शाहद खटक को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह पर छापे मारे जा रहे कि भाई इनको हमने जलसा आम से खिताब नहीं करने देना। देखते हैं कि वो कामयाब होते हैं या नहीं होते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहां पर खिताब करते हुए कहा कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप लोगों ने करना है, फॉर्म 47 को मैं खुद देख लूंगा। यानी कि फॉर्म 47 के ऑप्शन अभी है। मजीद उन्होंने कहा कि ये जो हमारा वफाक है ये सब कुछ इस्लामाबाद से कंट्रोल करना चाहते हैं। ये कराची को भी, गिलगित को भी, यानी कि हर जगह को ये इस्लामाबाद से कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी अगर वफाक कंगाल है, अगर वफाक के पास कुछ नहीं है तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो वजारतें हैं वो आपको ख़त्म करनी चाहिए। अब एक तरफ तो बिलावल भुट्टो ये बयान देना, दूसरी तरफ कराची से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। वसीम अख्तर ने वहां पर बैठकर डायरेक्टली पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से इल्तिजा कर दी। उन्होंने कहा जी मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बताना चाहता हूं कि कराची को बेचा जा रहा है। पीपल्स पार्टी कराची पर काबिज हो चुकी है, कराची को तबाह कर दिया गया है। मैं एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट बताना चाहता हूं क्योंकि अब तो कोई पर्दा नहीं रहा, कराची को बर्बाद कर दिया गया है। तो ये पीपल्स पार्टी के नट पेच कसने का प्रोग्राम भी साइड पे हुआ है
कि पीपल्स पार्टी अगर इधर उधर होगी तो पीपल्स पार्टी को बता दिया जाता है कि पीछे मामला और भी हो सकते हैं। और ये सारी की सारी कहानी आपको पता चलेगी जब 28वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक होगा कि भाई 28वीं आईनी तरमीम के अंदर क्या होने के लिए जा रहा। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है ना अपनी बका समझती है इस चीज में कि कराची हमारे पास रहना चाहिए, कराची हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। और हो सकता है कि 28वीं आईनी तरमीम में कराची डायरेक्टली वफाक के अंदर आ जाए। बहरहाल जी आगे आ जाए। गिलगित के अंदर इंटरव्यू किया जा रहा था, एक खातून साहब इंटरव्यू कर रही थी लोगों के। एक शख्स ने कहा कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि इंतखाबी निशान कौन से हैं, लेकिन मेरा वादा है कि इमरान खान जिसको खड़ा करेगा उसको ढूंढ कर वोट दूंगा, चाहे इमरान खान पत्थर को खड़ा कर दे। एक जमाने में ये बातें नवाज शरीफ के बारे में हुआ करती थी, जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में हुआ करती थी कि खंबे को भी खड़ा कर दे तो वोट पड़ेगा, पत्थर भी खड़ा कर दे तो वोट पड़ेगा। और आज वो मकबूलियत, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मकबूलियत इमरान खान के पास। वहां के नौजवानों ने यह भी ऐलान किया है कि हम हर सूरत इमरान खान के उम्मीदवार को ही वोट देंगे। जो भी खालिद खुर्शीद कहेगा, जिस पर खालिद खुर्शीद हाथ रखेगा, जिसका नाम लेगा, हम उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कुछ वीडियोस हैं उलमा कराम की जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं और वो जरा मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक आलम साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी के मजमे से खिताब कर रहे थे और वहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पर एक हदीस शरीफ सुना दी तीर के हवाले से। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तीर है ना, तो तीर के हवाले से उन्होंने एक हदीस शरीफ सुना दी कि जो तीर बनाएगा, जो तीर चलाएगा और जो तीर चलाने के लिए देगा, इन तीनों को अजर सवाब मिलेगा, या ये तीनों जो है वो जन्नत के अंदर जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा ले कि यहां पर क्या हालात वाकयात हो रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ एक और आलम दीन, नौजवान आलम दीन, उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अब वफाकी डैश के पीछे लगने वाली नहीं है। और बड़ा सख्त वर्ड है, मैं आपके सामने यहां पर नहीं बोल सकता कि वफाकी डैश हैं उनके पीछे लगने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये गजा पीस ऑफ बोर्ड से दस्तबदार हूं, बाहर निकलें, फिर ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आकर वोट मांगे। ये इस तरह के भी आलम दीन हैं जो इस तरह की टक्कर हुकूमत को दे रहे हैं। एक और आलम दीन है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मजमे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा जी 7 जून को गिलगित की आवाम जान दे देंगे लेकिन वोट की चोरी नहीं होने देंगे। तो ये मैंने आपको डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। खतून एंकर पर्सन है समीना पाशा, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। वो कहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलेक्शन में लोगों की ज्यादा दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ये इलेक्शन अमूमन मरकज में बरसर इक्तदार जमात ही जीता करती थी। उन्होंने कहा कि यह इमरान खान की सियासत का खासा है कि उसने इलेक्शन की ओल्ड प्ले बुक फाड़ दी है। अब हर इलेक्शन दिलचस्प है और यह मिथ टूट जाती है। उन्होंने कहा जो मिथ होती थी ना पुरानी, वो टूट चुकी है और सियासी रौनक अब कैदी के दम से ही है, यानी कि कैदी नंबर 804 के दम से। और बाकायदा तौर पर जो है वो बयानिया बनाया गया था कि भाई नून लीग जो है बड़ी मकबूल हो चुकी है। बल्कि सदीक जान ने इस हवाले से एक बात भी की। उन्होंने कहा जी जो टाउट्स हैं वो 50-50 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ब्रांडिंग करते हैं और कहते हैं कि नून लीग का वोट बैंक बढ़ गया है। अगर नून लीग का वोट बैंक बढ़ गया है तो गिलगित बल्तिस्तान में ये जो कुछ कर रहे हैं वो इनको ना करना पड़ता, कि वहां पर बाकायदा तौर पर कभी जुनैद अकबर को रोका जाता है, कभी असद कैसर को रोका जाता है, कभी छापे मारे जाते हैं पकड़ने के लिए शाद खटक को। तो ये अगर वोट बैंक बढ़ गया है, अगर अवाम के अंदर आपकी मकबूलियत है, तो फिर इस तरह की ओछी हरकतें करने की तो जरूरत नहीं है। आगे आ जाए जी। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि वजीर आजम हाउस के घोड़े बेच देने से या 1 माह की वजीर आजम की तनख्वाह ना लेने से कौम की मोशे दुरुस्त नहीं होती। यह सब महज ड्रामा और मीडिया की सुर्खियों तक महदूद रहने के लिए होता है। अगर वाकई ही अखराजात कम करने हैं तो सबसे पहले वजारतों और उनकी डिविजन्स की तादाद के अंदर कमी की जाए। मजीद उन्होंने कहा कि 1992 में तकरीबन 100 से जायद सनतें हैं उनको प्राइवेटाइज किया गया था, जिसमें तकरीबन 95 के ऊपर बाद में हाउसिंग सोसाइटीज खड़ी कर दी गई थी। असल मकसद सनती बहाली नहीं था, बल्कि सिर्फ जमीन पर कब्जा और रियल स्टेट का मुनाफा था। उन्होंने कहा कि कराची का नाजमाबाद भी कभी एक सनती इलाका था, जिसे वक्त के साथ साथ रहायशी कॉलोनी के अंदर तब्दील कर दिया गया। आप अंदाजा लगा लें। सनाउल्लाह खान सीनियर साफी हैं, उन्होंने समीना पाशा के साथ इंटरव्यू के दौरान एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पंजाब में कोयले और LNG से चलने वाले पावर प्लांट्स लगाने का फैसला किया जा रहा था, उस वक्त पावर सेक्रेटरी
यूनस ने खबरदार किया था कि यह मंसूबे मुस्तकबिल में मुल्क को भारी कैपेसिटी चार्जेस के बोझ तले दबा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर उनको ओहदे से हटाकर खुड्डे लाइन लगा दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज सूरत हाल यह है कि मजमूई तौर पर तकरीबन 12,000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 1,300 अरब रुपए उन्हीं पावर प्लांट्स से मुतल्लक हैं जो उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लगाए थे। मजीद एक अजूबा सुन ले, ये असमतुल्ला न्याजी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपना बिजली का बिल शेयर किया। वो कहते हैं कि गांव में वालिद का घर है, वो बंद है और 1 यूनिट हमारा इस्तेमाल हुआ है और फिक्स चार्जेस लगाकर जो हमारा यूनिट बना है वो 721 रुपये बना है और इसमें 23 रुपये की सब्सिडी देकर एहसान किया गया, यानी कि एक यूनिट कंज्यूम हुआ और बिल आया है 721 रुपये। आप अंदाजा लगा लें ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा था जी वो 80,000 रुपये हमने दिए हैं और वो वापटा वाले रसीद नहीं दे रहे, उस हवाले से खबर आ गई है जी। वज़ीर दिफा के ट्वीट के बाद तकरीबन 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। लेस्को के 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। तो ये तो वज़ीर दिफा ने ट्वीट कर दी है, बाकी जो इधर उधर जो खाबे चल रहे हैं वो क्या फिर चलते रहेंगे, वो क्या हिसाब किताब होगा, उसके लिए भी शायद किसी को ट्वीट करना पड़ेगा। आगे आ जाए जी। शहजाद इकबाल ने अपने शो के अंदर मिफ्ता इस्माइल से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी क्या ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, क्या इसके बाद हमारी IMF से जान छूट जाएगी? तो मिफ्ता इस्माइल ने बड़ा अहम जवाब दिया। उन्होंने कहा जी अगले साल अक्टूबर में जब यह प्रोग्राम खत्म होगा तो हुकूमत कुछ अरसे के लिए IMF के पास नहीं जाएगी, टैक्स में कुछ रिलीफ देगी, खसारे बढ़ा देगी और उसके बाद नए इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद नए वजीर खजाना का सबसे पहला काम यह होगा कि वो IMF के पास जाएगा। आप अंदाजा लगाएं। और हमारे जो वजीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, उनसे सवाल पूछा गया जी वादे बड़े किए गए थे कि सब्सिडी मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा अभी तो हमारे 3 साल रहते हैं, दुआ करें कि वादे वफा हो जाए। और मजीद उन्होंने एक और बात भी की है। उन्होंने कहा जी 2 सालों में बिजली की कीमत में खातर ख्वाह कमी हुई है। पता नहीं पाकिस्तान की बात करें किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं, बहरहाल आप बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी हुई है या बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ी हैं, क्या हुआ है? ये बराह करम आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।